हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं कि आप ये देख रहे होगे मेरे पीछे पूरी साइट चल रही है और आज यहाँ पे जिस साइट पे हम खड़े हैं वहाँ पे स्लैब कास्टिंग का काम चल रहा है। आप ये देख रहे हैं पीछे मशीन है हमारी और यहाँ पे स्लैब कास्टिंग काम चल रहा है। और स्लैब कास्टिंग के काम के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे आपने किस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल का काम हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे सरिया बिछाई गई है, वो सारी चीज़ें भी आज हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे ये पूरा सेक्शन है, आप इस सेक्शन में बात करोगे तो ये इस सेक्शन को पूरा हम अगर 2 वे सेक्शन माने तो उस 2 वे सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप की बार एक 2 वे सेक्शन में लगती हैं। अगर 2 वे स्लैब है तो उसमें कितने टाइप की बार लगती है। तो सबसे पहले तुम 4 बार का नाम लेना चाहेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं मेन क्रैंक, एक होता है अल्टरनेट क्रैंक, एक होता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक होता है टॉप एक्स्ट्रा बार। अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 वे स्लैब है तो पहली बार कौन सी बिछनी चाहिए और पहली बार जो हमारी बिछ रही है वो सही बिछी है कि नहीं बिछी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पूरे सेक्शन को देखेंगे। जैसे इसने इन देखा तो ये हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये हमारा शॉर्टेस्ट स्पैन है। और शॉर्टेस्ट स्पैन की बात करें तो ये हमारी पहली बार जो बिछी है, ये हमारी पहली बार बिछी है तो ये मेन बार है, इसको क्या बोलेंगे मेन बार। लेकिन होता क्या है कि 2 वे स्लैब में मेन बार और चाहे अल्टरनेट क्रैंक वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये मेन बार है तो उसके ऊपर क्या बिछा है हमारा अल्टरनेट मेन क्रैंक, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से क्रैंक पड़ रहा होगा, देखो इस तरफ भी क्रैंक है और इस तरफ भी क्रैंक है, तो ये 2 वे स्लैब अल्टरनेट क्रैंक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन की। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हमेशा कहाँ लगता है L/4 सेक्शन में, जहाँ पे आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा वो जहाँ से क्रैंक टूटा है, जहाँ तक क्रैंक टूटा है वहाँ तक आपका क्या लगने वाला है, ये हमारा क्या है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब आपने ये देखा है कि जैसे हम अगर माने ये एक हमारी स्पैन लेंथ है, ठीक है। अब क्रैंक कहाँ टूट रहा है या हमारी जो डिज़ाइन है उसमें किस तरीके से L/4 पे क्रैंक को तोड़ने को बोला गया है कि L/3 पे तोड़ने को बोला गया है, ये कहाँ से पता चलेगा आपको, ड्राइंग से। जो भी आपकी ड्राइंग होगी जिसको हम लोग वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं स्टील की, उस वर्किंग ड्राइंग में आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ तक क्रैंक रखना है। जैसे स्पैन हमारा L है, क्लियर स्पैन, इसका L/3 तक क्रैंक टूटेगा, इसका L/3 तक क्रैंक टूटेगा। तो जहाँ तक क्रैंक टूटा है उसमें हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आ रही है। अब हमेशा हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमारे जहाँ पे टेंशन जोन होता है, जो क्रैंक जोन होता है टेंशन जोन होता है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट रखना पड़ता है। जो हमें एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो हम चौथी बार भी प्रोवाइड करना चाहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार। लेकिन अब ये देखेंगे कि यहाँ पे अब ये क्रैंक अल्टरनेट पड़ रहा है, क्रैंक कैसा पड़ रहा है अल्टरनेट। जब ये क्रैंक अल्टरनेट है लेकिन तुमने ये देखोगे कि यहाँ पे अब टॉप एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं दिख रही है, ठीक है। हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जितनी भी हम BBS पढ़ते हैं तो BBS हम एक्चुअल सही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल जब वो क्या सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है क्या साइट पे, कई जगह आप देखोगे नहीं होता हुआ दिखता है, ठीक है। जब यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखता है तो हमें वहाँ पे ये भी नहीं बोलना है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं, हम लोग गलतियों से सीखते हैं। इन्होंने गलती की कि टॉप एक्स्ट्रा नहीं लगाया, हमें ये इंपॉर्टेंस पता है कि टॉप एक्स्ट्रा की इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे जो टेंशन जोन है उस पर हमें एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो टॉप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा है। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, अगर हम एक चेकलिस्ट की बात करें कि हम पूरे रेनफोर्समेंट को चेक कैसे करेंगे, तो हमें एक 2 वे स्लैब की चेकलिस्ट में ये भी ऐड करना पड़ेगा कि हम किस भी जोन में, मतलब टेंशन जोन है तो टेंशन जोन में मतलब एक्चुअल में क्या रेनफोर्समेंट है, क्या वहाँ पे जितनी तरह की बार हम यूज़ करने को बोल रहे हैं क्या वहाँ पे यूज़ की गई हैं, नहीं की गई हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि कवर ब्लॉक यहाँ पे हम देख रहे हैं लगा हुआ है, कवर ब्लॉक लगा हुआ है। एक्चुअल में कवर ब्लॉक का क्या काम होता है, कवर ब्लॉक का काम ये होता है कि यही होता है कि मान लो स्लैब है, नीचे शटरिंग बिछी हुई है, अब शटरिंग बिछी है तो शटरिंग और सरिया के बीच में गैप होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे कंक्रीट भरेगी। तो वहाँ पे हमने IS कोड के अकॉर्डिंग, CPWD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग में BBS पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो कवर का आपका साइज़ होता है वो 20 mm लेते हैं हम लोग, ठीक है 20 mm। तो हमने यहाँ पे देखा, अब देखते क्या है कि 100 mm की स्लैब है तो 20 mm लेंगे, उससे ज़्यादा स्लैब है तो उसको कम कर देंगे। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन रखते हैं कवर ब्लॉक का। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम बात करें तो 6 के आसपास कवर ब्लॉक लगने चाहिए, 6 से 9 कवर ब्लॉक 1 मीटर स्क्वायर के सेक्शन में, ऐसे मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा होगा कि अभी और जगह देखोगे, अगर और दिखाना चाहेंगे तो बहुत मैक्सिमम जगह कवर ब्लॉक नहीं लगा हुआ है। लेकिन क्या है कि हम लोग को बताना पड़ता है, जब आप साइट में किसी एग्जीक्यूशन में जाओगे, ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड है। जब ये ट्रेनिंग पीरियड है तो ट्रेनिंग पीरियड में हम ये बताते हैं कि देखो साइड में इस तरह की गलतियाँ होती हैं, अब जाके तुम साइड में गलतियाँ नहीं करोगे, तुमने यहाँ से देख लिया है इन्होंने टॉप एक्स्ट्रा नहीं लगाया, लेकिन तुम्हें जब BBS की ड्राइंग आएगी तो उसमें हर बार को निकालना बताया जाएगा कि टॉप एक्स्ट्रा कैसे निकाली जाती है, मेन बार कैसे निकलेगी, इसकी क्रैंक लेंथ इतने पे ही क्यों टूट रही है। ये सारी चीज़ें हम BBS में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम साइट विजिट में सब समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम
हो रहा है। तो अब हम और भी बात करेंगे, जैसे अब स्टील का काम हुआ है तो नीचे शटरिंग का काम भी हुआ होगा। तो जब शटरिंग का काम हुआ है तो हम शटरिंग की चेकलिस्ट की बात करेंगे। अब शटरिंग की चेकलिस्ट की बात ये करेंगे कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑयलिंग प्रॉपर है कि नहीं। तुम देख रहे होगे यहाँ पे ऑयलिंग है, कहीं ज़्यादा ऑयल गिर गया है, कहीं ज़्यादा गिर गया है, जहाँ कहीं कम गिरा है। तो ये जो ऑयल है इसको, ये वेस्ट ऑयल होता है, जो आपका मोबियल या जला हुआ ऑयल होता है उसको हम लोग कपड़े की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से लगाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये आपको शटरिंग ऑयल के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है, शटरिंग ऑयल के नाम से भी मिल जाता है। अब हम अगर बात करें कि एक मतलब शटरिंग ऑयल मतलब एक तरह से आप ये समझो विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग लगता है। अब मान लो शटरिंग ऑयल गाढ़ा हुआ, जब वो गाढ़ा होगा तो कम एरिया कवर करेगा, और वो पतला होगा तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो इसका एरिया का वेरिएशन चलता रहता है। अगर हम वुडन शटरिंग की बात करें कि वुडन शटरिंग में आप ये समझ लो 1 लीटर में 35 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है वुडन शटरिंग में। लेकिन ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही एरिया होता है, हम ये बोल रहे हैं कि 35 से लेके, अब वही चीज़ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादा मोटा होगा तो एरिया कम कवर करेगा ना, थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी। अब शहद को ही देख लो, शहद को ऐसे फैलाओ तो फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा, वो तो चिपक जाएगा। इसी तरह के क्रूड ऑयल और शटरिंग ऑयल की बात हम कर रहे हैं, तो जितना पतला होगा उतना ज़्यादा एरिया कवर कर। लेकिन हम कोशिश ये करना है कि अच्छे तरीके से वो कवर हो जाए। क्यों? अब मान लो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मान लो शटरिंग ऑयल आपने नहीं लगाया, अब इसमें डायरेक्ट तुमने क्या कर दिया, कंक्रीटिंग कर दी। जब कंक्रीटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्लैब से जब तुम उसका डी शटरिंग टाइम होगा, जिसको हम लोग डी शटरिंग टाइम करते हैं, तो जब हम डी शटरिंग करेंगे शटरिंग को, तो वहाँ से क्या हो सकता है, स्लैब का मतलब कंक्रीट का बहुत बड़ा पार्ट मतलब शटरिंग में लग के निकल रहा है। अगर हम शटरिंग में भी हम फोमवर्क की बात करें तो फोमवर्क भी कई टाइप का होता है। फोमवर्क के अंदर शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग, 3 चीज़ों को मिलके क्या बनता है, फोमवर्क बनता है। 3 स्टेप्स को बन के एक होता है आपका ये सेंटरिंग और ये शटरिंग। अब हम बात करें तो ये सेंटरिंग हमारा, ये क्या है, सेंटरिंग, और वो क्या है, वो शटरिंग। और इस शटरिंग और सेंटरिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या लग रहा है, स्टेजिंग, प्रॉप्स। अगर हम प्रॉप्स की बात करें तो प्रॉप्स भी इस तरीके, देखो इतना ज़्यादा लोड है। अभी तुम लोग कितने लोग खड़े हो यहाँ पे, बहुत सारे लोग खड़े हो। अगर तुम ये समझो हम किसी के विश्वास पे यहाँ खड़े हैं कि उसने सही काम किया होगा, अभी शटरिंग के ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि पूरा काम चल रहा है तो हम पूरा समझाना चाह रहे हैं कि मान लो अगर हम शटरिंग को चेक कैसे करेंगे, हम किसी के भरोसे पे इसके ऊपर खड़े हैं, अब पता चले नीचे सही से प्रॉप्स नहीं लगे हैं तो पूरा शटरिंग हमारा क्या होता है, डी शटरिंग हो सकता है, अपने आप गिर सकता है। क्योंकि एक शटरिंग टूटी तो आपकी सारी शटरिंग को इफेक्ट करेगी। क्यों? जो आपकी वुडन शटरिंग होती है वो कम से कम 800 से 900 mm एक प्रॉप से दूसरे प्रॉप की डिस्टेंस होती है। नंबर ऑफ प्रॉप्स भी ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये पूरा स्लैब का एरिया है, मान लो ये 1400 स्क्वायर फीट एरिया है। अब हम ये बोल रहे हैं कि 2-2 फीट पे प्रॉप्स लगने हैं, एक प्रॉप से दूसरा प्रॉप कितने पे है, 2-2 फीट की, तो 1400 बाई 4 ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ प्रॉप्स आ सकते हैं। ये आसान सी कैलकुलेशन है, ये हम लोग क्वांटिटी सर्वे में इसको पढ़ेंगे भी अच्छे से। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि मान लो हमें ये बोला जाता है कि प्रॉप्स एकदम वर्टिकली लगने चाहिए। क्यों? जैसे हमने कहा कि ये ढलाई है M20 की, कितने की ढलाई है, M20 की, तो जो 20 क्या डिनोट कर रहा है, मिक्स डिज़ाइन ये डिनोट कर रहा है कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं 28 डेज में। मतलब इतना 20 न्यूटन का लोड उतने mm स्क्वायर एरिया पे आ रहा होगा। आप समझना बात को, उतने स्क्वायर एरिया पे आ रहा होगा। अब क्या हुआ, मान लो हमारा प्रॉप्स ऐसा टेढ़ा लग गया, प्रॉप्स ऐसा टेढ़ा लग गया। जब प्रॉप्स टेढ़ा लग गया तो जो 20 न्यूटन का लोड क्या उसके ऊपर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मतलब कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब वो कैरी नहीं कर पाएगा तो हमारा दिक्कत पता है कहाँ आएगी, जब एक प्रॉप टूटा तो उसके 20 न्यूटन तो उसको लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिया तो दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे करते करते जब बहुत सारी बलियाँ टूटने लगती हैं तो एकदम से छत जो होती कोलैप्स कर जाती है। तो ये पूरा सिनेरियो है कि हम सरिये का कॉम्बिनेशन और शटरिंग की चेकलिस्ट का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ पे शटरिंग को रेस्ट करते हैं, वहाँ की जगह थोड़ी सी नम होती है, या तो आप हार्ड PCC करवाइए या तो प्लेट डलवाइए। प्लेट लकड़ी के ऊपर, ब्रिक के ऊपर, बोरी के ऊपर आपको प्रॉप्स नहीं रखने हैं। क्या होगा, अब मान लो तुमने अब ज़्यादा लोड पर, मान लो पूरी स्लैब कास्ट होने लगी, अब खुद का अपना कंक्रीट का लोड है, खुद का सरिया का लोड है, अब आप लोग भी खड़े हो, खुद का सबका डेड लोड है, तो एक समय बाद वो क्रीप एक जो एकदम पीक आता है, उस पीक को अगर वो शटरिंग या प्रॉप्स झेल गया तो तुम्हारी स्लैब अच्छे तरीके से कास्ट हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनदेखी करते हैं काम की, या फिर हमने सही से काम को किया नहीं या उसकी चेकलिस्ट के बारे में ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे
आपने फेलियर देखे होंगे, अच्छे खासे फेलियर होते हैं भाड़ा बांधने में। मान लो अगर जो स्कैफोल्डिंग काम होता है उसमें बहुत बड़े फेलियर हो जाते हैं। अब कैसे क्या है, ब्रेसिंग जो लगाते हो आप 20 फुट के पाइप लगाते हो, फिर लेजर पाइप खड़े करते हो। जो पूरा पाइप जब खड़े होते हैं तो उन्हें क्लैंपिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और परमानेंट क्लैंपिंग चलती रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भाड़ा अंदर से और बाहर से किस तरीके से कनेक्ट है, इसका फोल्डिंग किस तरीके से कनेक्ट है, ये भी मैटर करता है। कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर गिर जाता है जाके, क्योंकि अंदर से कनेक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या होता है कि हम कभी कभी अगर इसका फोल्डिंग के कनेक्शन की भी बात करें तो हम लोग उसके हैवी कॉलम से भी सपोर्ट करते हैं। नीचे के बिल्डिंग के कॉलम जो होंगे उससे भी कभी अपने भाड़े को हम लोग सपोर्ट करते हैं वर्टिकल प्रॉप्स लगा के। तो इस तरीके से मतलब एक साइट में जो काम चलता है, जैसे काम आज चल रहा है तो आपकी आज की प्रॉपर साइट विजिट है तो आप यही सीख रहे हो कि एक तरह से देखो, जैसे अब यहाँ पे आपकी भीड़ इतनी लगी हुई है तो हम लोग को हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये काम जो चल रहे हैं, इसमें सावधानी से और सुरक्षित तरीके से काम चलता रहे, है कि नहीं। अब मान लो पता नहीं क्या हो कि अब यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ तो उन्हें काम में रुकावट आ जाएगी, तो इससे एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो हमें क्या करना है, साइट को भी देखना है और प्रॉपर जो काम चल रहा है उसमें भी कोई बाधा नहीं बनना है। अब अगर हम जैसे ड्राइंग रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान की रीडिंग की बात कर रहे हैं तो ये इतना एरिया ओपन छोड़ दिया गया है और यहाँ पे गेट प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज़ क्या दिया हुआ है, 10 फीट बाई 13 फीट 4 इंच। उसके बाद यहाँ से इन्होंने लॉबी एरिया दे दिया हुआ है जहाँ पे हो सकता है बैठ के लोग खा सके पी सके। यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे ओटीएस भी दिया हुआ है। ये आपका बाथरूम है, इसको कॉमन तरीके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर बेडरूम का बाथरूम है तो आप यहाँ पे कोई गेस्ट आएगा तो आप बेडरूम पे तो उसको ले नहीं जाओगे, तो ये कॉमन बाथरूम आपको क्या करना पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ये बेडरूम है, इसको मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ अटैच है ना ये बाथरूम। इसके बाद क्या है कि ये तुम्हारा एक ओटीएस दिया गया है। क्यों, अब यहाँ पे बाथरूम यहाँ पे आता है, उसकी गैसेस निकलने के लिए हमें जगह चाहिए, उसके लिए पूरा यहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखो वेंटिलेशन भी दिया गया है और यहाँ पे इसका ओटीएस भी है। उसके बाद इसका ये फर्स्ट फ्लोर प्लान दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर प्लान में क्या है कि जितना एरिया है या इस साइड वाला उतने एरिया में इन्होंने क्या बना दिया है, एक ऊपर बेडरूम दे दिया है और ये पूरा इतना ओटीएस है। इस तरीके से पूरे ड्राइंग को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आप ये देख रहे होगे यहाँ पे पाइप पड़ी हुई है और यहाँ पे फैन बॉक्स और यहाँ इसको हम लूप लाइन बोलते हैं। अब लूप लाइन में ये भी दिया गया है कि ये पूरा अगर इसको पढ़ें टेबल को तो यहाँ पे बेड लाइट कितनी हाइट पे दी गई है, उसका क्या साइन है, ये भी दिया गया है कि ट्यूब लाइट कितनी हाइट पे है, बल्ब आपका 8 फीट 6 इंच हाइट पे लगना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है कि हम इसके नॉमेनक्लेचर को किस तरह से पढ़ते हैं। वॉश बेसिन की हाइट क्या है, टेलीविज़न की हाइट क्या है, AC पॉइंट की हाइट क्या है। तो अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समझना चाहो तो एक ड्राइंग से ही अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हो। अब थोड़ा यहाँ पे कास्टिंग की बात कर लेते हैं कि जैसे आप देख रहे होगे कि हमें पूरा लेवल को मेंटेन करना होता है। जैसे अब ये मटेरियल गिरा हुआ है तो हमेशा ही आप जब वर्किंग ड्राइंग देखोगे तो वर्किंग ड्राइंग में पता हमें चलता रहता है कि हमारे स्लैब की जो थिकनेस है कितनी है। ये तो इन्होंने जो हमारे मिस्त्री साहब होंगे उनको ये पता होगा इसकी थिकनेस कितनी रखी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी पूरी शटरिंग लगती है। तो हमें बीच बीच में ये भी चेक करना पड़ता है कि हम कितनी हाइट लिए हैं। हम लोग को एक क्या बनाना पड़ता है, एक मार्क बनाना पड़ता है या सरिया में हम उस चीज़ को लगा दें। हम अगर हमें 4 इंच की ढलाई करानी है तो प्रॉपर वो क्या होगा, चेक करता रहेगा, क्योंकि जिस समय शटरिंग बनती है तो शटरिंग को हम लेवल में ही बांधते हैं। जैसे हमने 1 मीटर पूरे कॉलम पे निशान लगा लिए, अब उस 1 मीटर के बाद जैसे हमारी क्या है 125 की ढलाई है तो हमें 1125 मिलना चाहिए। ठीक है, 1125 मिल जाएगा तो हमारी स्लैब क्या है एक्चुअल में कास्ट सही हो रही है। तो इस तरीके से हम स्लैब की चेकलिस्ट कर सकते हैं। आपको निडल वाइब्रेटर के बारे में थोड़ा बता दे सकते हैं। तो हमको वाइब्रेटर को समय समय पे कंक्रीट की एक्चुअल में वर्केबिलिटी को लाने के लिए समय समय पे वाइब्रेटर चलाना पड़ता है, लेकिन हमको उसको चला के छोड़ नहीं देना है। जब हमने प्रॉपर चला के छोड़ दिया तो क्या होता है, शटरिंग खुल सकती है। तो इसलिए हम लोग को प्रॉपर बीच बीच में स्लरी मेंटेन रहे और उसकी वर्केबिलिटी भी मेंटेन रहे, इसलिए हम वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए 9522881234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।